बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम आपको पढ़ा रहे थे, है ना। महाकवि निराला पढ़ा रहे थे आपको। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्लास 12th, किताब आरोह भाग 2। और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सरस्वती दत्त। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, है ना, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की मदद हो सके। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, उनका जो जन्म है 1897 में, है ना, बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और बंगाल राज्य के बेदनीपुर जिला में उपनाम निराला, महाप्राण और वसंत के कवि, है ना, सूर्य कुमार आदि नामों से इनको जाना जाता है। और इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो औपचारिक नहीं थी। ठीक है। और इनका जो योगदान था हिंदी साहित्य में, बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने छंद मुक्त कविता की रचना की। इनकी जो कविताएं हैं, जैसे इन्होंने लिखा आध्यात्म फल, जूही की कली, माया, विरहणी, व्यंग, तुम हमारे हो, आधिवास, प्रकाश, उसकी स्मृति, कवि प्रिया, विधवा, पहचानना, देवी, कौन यह, भिक्षुक, संध्या, सुंदरी, दिल्ली, प्रगल्भ, प्रेम, तरंगों के प्रति, क्या दूं क्या गाऊं, प्रथम प्रभात, और ऐसे करके जागो फिर एक बार भाग 1। तो इन्होंने ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं वो बहुत सारे जो हम काव्य से हिंदी साहित्य को, है ना, हिंदी साहित्य में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। देखिए बच्चों, वो एक अनुवादक भी रहे और उनके पास जो है कवि हृदय तो था ही। तो उन्होंने कई सारे उसका जो है बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किया कविताओं का। जैसे तुम गाता हूँ गीत मैं तुम्हारे ही सुनाने को, तट पर समाधि, नाचे उस पार श्यामा, जेठ कहाँ देश। तो इस तरह से। और उनकी बहुत सी लिखी भूमिकाएं, जैसे कि प्रथम अनामिका समर्पण, परिमल की भूमिका, और गीतिका समर्पण, गीतिका की भूमिका, द्वितीय अनामिका का समर्पण, द्वितीय अनामिकी की भूमिका, और तुलसीदास का समर्पण। तो उन्होंने निबंध भी लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं। उनका उपन्यास भी है, कुली भाट, बिल्ले सु बकरिया और चोटी की पकड़, आदि आदि। तो अगर हम निराला को बहुत देखते हैं तो उनका जो जीवन है, व्यक्तित्व है, विलक्षण था, है ना। उन्होंने पुराने ग्रंथों का भी काफी अध्ययन किया था। वे रामायण और महाभारत पर काफी अधिकार रखते थे। ठीक है। तो जब हम निराला को पढ़ते हैं, जब हम निराला को देखते हैं, तो वो सब में जो है एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। ठीक है, एक अलग पहचान। तो उन्होंने जैसे एक कविता लिखी थी, वरदे वीणा वादिनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। ठीक है। विपरीत परिस्थितियां रही उनके चारों तरफ, सामाजिक परिवेश में उन्हें अनुकूलता भी नहीं मिली। और इसीलिए वे कहते भी हैं, दुखी जीवन की कथा रही। इस सब के बाद भी जीवन को उन्होंने सकारात्मकता से देखा। जीविका की को रखा, मतलब जीने की इच्छा थी उनके अंदर। और हमारे सामने क्या किया बच्चों, एक आदर्श प्रस्तुत किया। और वो इतने विरोधी उनके, मैंने जैसे पहले भी बताया था, उनके परिवार में उनके ना कोई आगे ना कोई पीछे। उनकी बेटी सरोज और उनका पुत्र, उनकी पत्नी मनोरमा, और उनके मतलब परिवार के सभी सदस्य जो है, कोई भी नहीं था उनके आगे पीछे, और वो अकेले रह गए। और फिर भी उन्होंने आगे बढ़े और हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया सकारात्मक सोच के साथ। और विपरीत परिस्थितियां थी उनके जीवन में, है जीवन में कभी आशा के संचार का मार्ग प्रशस्त करते रहे। उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा सीखने के लिए मिलती है। तो बच्चों, मैं वही करा रही थी, इसका बादल राग करा रही थी। तो मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था, आपको याद भी होगा। थोड़ा सा मैं इसको याद दिलाने का बता देती हूँ आपको। जैसे कि पहली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कहा था, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घनबेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के, उर में
उर्मे पृथ्वी के। देखिए बच्चों, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। देखो, कवि बादल को क्रांति का प्रतीक बताते हुए कहता है, क्या कहता है, जब घनघोर वर्षा होती है तो बादल घुमड़ घुमड़ कर सारे संसार पर छा जाते हैं, तब बादल क्रांति का प्रतीक बन जाते हैं। उसको प्रतीक मानते हुए, बादल से क्रांति का आह्वान करते हुए कवि कहता है कि तुम इस संसार में घनघोर वर्षा के लिए छा गए हो। तो छा जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वायु रूपी समुद्र के ऊपर तुम तैर रहे हो, है ना। तिरती है समीर सागर पर, समीर मतलब वायु, सागर मतलब समुद्र, ठीक है। तिरती मतलब तैरती है। तो ऐसा तुम इस संसार में घनघोर वर्षा के लिए छा गए हो, कवि कह रहा है, बादल को कह रहा है, तो ऐसा लगता है कि वायु रूपी समुद्र के ऊपर तुम तैर रहे हो। कोई वायु का समुद्र बन गया और उसके ऊपर तुम तैर रहे हो। फिर बोलता है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अब देखो बच्चों, वायु के माध्यम से ही बादल जो है वर्षा करता है, तो वायु के ऊपर बादल इस कदर छा जाता है जैसे वायु का समुद्र हो, ठीक है। उसके ऊपर बादल कैसे छाए हुए हैं, जैसे संसार के सुख को कभी चिर और स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं। जो हमारे जीवन में सुख आते हैं वो थोड़ी देर के लिए होते हैं। तो वायु रूपी जो बादलों का जो बादलों का जो समुद्र बन गया है, ठीक है, वो कैसा है, वो कैसा है, क्षणिक है। जैसे संसार में सुख को कभी स्थिर और स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं, उन पर जैसे दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। तो आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा हो। जग के दग्ध हृदय पर, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब क्या कह रहा है कवि, कवि कह रहा है जो समाज का आम व्यक्ति है, पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, जिसको कि एक समय का खाना नहीं मिलता, मुसीबत में है नसीब, अतः शोषित वर्ग हम कह सकते हैं, उस पर हमेशा दुख की छाया मंडराती रहती है। मतलब कि शोषित वर्ग, गरीब के छोटे छोटे सुखों पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। ये हम जो है पहले पढ़ा था। फिर वैसे ही कवि कहता है कि जब बादल छा जाते हैं तो क्रांति का आह्वान होता है। तो ऐसा लगता है वायु रूपी समुद्र पर छाए बादल, वायु रूपी समुद्र, वायु रूपी कोई समुद्र है और उस पर छाए हुए जो बादल है संसार के क्षणिक सुखों पर दुख छाया की तरह मंडरा रहे हैं। अब बोल रहा है जग के दग्ध हृदय पर, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। संसार के लोगों का हृदय जला हुआ है तथा जो दुखी व पीड़ित है उस पर निर्दय की तरह क्रांति विप्लव मचाती है, प्लावित करती है, अर्थात पूरे संसार को बहा ले जाती है। जो कुछ भी गलत होता है उसे नष्ट कर देती है। ऐसा लगता है, कवि कहता है, हे बादलों, जब तुम आ जाते हो तो एक क्रांति आ जाती है। जिस प्रकार लोगों के हृदय जले हुए हैं, पीड़ित हैं, उन पर तुम्हारा प्रभाव हो जाता है। तुम्हारी क्रांति बहुत ही निर्दय होती है। अतः मैं क्रांति में वही इस क्रांति में वही बचता है जो शोषित वर्ग होता है, ठीक है, जो गरीब वर्ग होता है, जो दबा कुचला वर्ग होता है, सब कुछ तुम अपने साथ, वरना ये जो क्रांति है ये सब कुछ अपने साथ बहा के ले जाती है, वह किसी को नहीं छोड़ती। अब जो है इसमें यह तेरी रणतरी, मैंने पहले भी समझाया था, यह तेरी रणतरी, रणतरी मतलब युद्ध और तरी मतलब नाव, भरी आकांक्षाओं से, घनभेरी गर्जन से, सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे अविप्लव के बादल। कवि कहता है क्रांति क्योंकि निर्दयी होती है, क्रांति का प्रतीक बादल है। कवि कहता है बादल तुम युद्ध रूपी नौका को लेकर आए हो। तुम्हारी इस युद्ध रूपी नौका नाव में आम आदमी की आकांक्षाएं, इच्छाएं भरी है। ये बादल, जब तुम जोर जोर से गर्जना करते हो तो लगता है जैसे युद्ध के नगाड़े बज रहे हो। ऐसी गर्जना करते, ऐसे गर्जना से शोषित वर्ग क्या हो गए, जाग गए हैं, उनमें चेतना आ गए हैं। और सुप्त अंकुर का मतलब क्या है बच्चों, नई नई आशाएं उमंगें जग गई हैं, परिवर्तन होकर अब वो जरूर कुछ बदलाव आएगा। उनके स्वागत के लिए शोषित वर्ग उल्लास, उमंग, खुशी अर्थात सजग है, नींद से जाग गए। जब बादलों द्वारा क्रांति की जाती है तो घनघोर वर्षा होती है, तब इस धरती के गर्भ में सोए हुए बीज जो बो दिए हैं, वो बीज जैसे कोई बच्चा जाग कर उठता है, वैसे ही उसमें अंकुर फूटे हुए हैं, फूट रहे हैं। वो प्रतीक है दबे कुचले कुछ वर्ग का। वो धरती के गर्भ में छोटे छोटे रूप में बाहर आकर आसमान की तरफ देखते हैं। और कैसे देखते हैं, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नवजीवन की ऊंचा कर, नव जीवन की
ऊंचा कर, ठीक है, ऊंचा कर ताक रहे ए विप्लव के बादल। कवि कहता है वो बीज धरती से निकल आते हैं, वो बादल की गर्जना सुन कर वर्षा के आरंभ में ऐसा लगता है वे छोटे छोटे अंकुर पृथ्वी के गर्भ से ऐसे देखते हैं जैसे कोई नया जीवन मिल गया हो। वो सिर उठाकर उसके ऊपर उठ पाएंगे, इस प्रकार वे ताक रहे हैं, अर्थात आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं बादल। यहाँ पर इस प्रकार के परिवर्तन हो रहा है। यहाँ कवि इन बादलों के माध्यम से संदेश दे रहा है कि शोषित वर्ग भी इसी प्रकार की आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। अब वह अपने सिर ऊंचा उठाकर चल पाएगा और उसका शोषण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है ये वीर रस से ओतप्रोत कविता है, ओज गुण है, भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ है। ये जो हमने तत्सम और तद्भव प्रधान शब्द हैं, खड़ी बोली है, समीर सागर जैसे कि रूपक अलंकार है, और रणतरी युद्ध रूपी नौका, और सजग सुप्त अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों देखो, ये तो आपका जो है फर्स्ट पार्ट मैंने इसमें कराया था, और इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब देखिए, अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो, मैंने पहले बताया इसका जो वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स कौन था? एक विद्वान था जर्मन का, और उसने जो है एक एक जो है इसकी विचारधारा थी, और विचारधारा में क्या था, उसने कहा दुनिया के सब मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के सब मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हें क्रांति करनी पड़ेगी। किनके खिलाफ? अमीर पूंजीपति वर्ग के पास, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है ना, उनके उनके खिलाफ तुम्हें क्रांति, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम क्रांति करोगे तो तुम्हें तुम्हारी खून खून की क्रांति होगी, जिसमें कि बहुत लोगों का मरने और मारने की क्रांति होगी, और उसके बाद जो है विजय किसकी होगी? तुम्हारी होगी, कमजोर वर्ग की विजय होगी। ऐसा करके उस विचारधारा से प्रभावित है कवि, तो उसी के ऊपर ये बेस्ड है। बादल राग, बादल क्रांति का आह्वान है बच्चों। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखें, अब दूसरा इसका तीसरा पार्ट देखें। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूला मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वर्षण हुंकार। देखो बच्चों, ऐसा कह रहा है कवि। यहाँ देखें, यहाँ देखें बच्चों, यहाँ देखें, जब कवि बादलों से क्रांति का आह्वान करता है तब बादल गरजते हैं। ठीक है, फिर बार बार गर्जन, है ना। जब कवि बादलों से क्रांति का आह्वान करता है तब बादल गरजते हैं। तब क्या होता है? बार बार फिर लौट लौट कर आते हैं और बरसते हैं, है ना। संसार पर गर्जना करते हैं, आवाज करते हैं, संसार पर मूसलधार बारिश होती है। ऐसी ही क्रांति आती है जब समाज में परिवर्तन होता है। इस प्रकार से क्रांति का आगमन होता है। ठीक है बच्चों, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वर्षण हुंकार। अब बोल रहा है कि ये जो संसार है, मतलब ये सारे संसार के लोग हृदय को थाम लेते हैं और विचार करते हैं, देखते हैं कि अब क्या परिवर्तन होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। इस प्रकार संसार के लोगों के हृदय भयभीत होते हैं, और जो शोषित वर्ग होता है, गरीब वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, दबा कुचला वर्ग होता है, किसान वर्ग है, जिसे एक वक्त का खाना बड़ी ही मुसीबत से प्राप्त होता है, उसी वर्ग को इस क्रांति से फायदा मिलेगा। ऐसा कौन कह रहा है? कवि कह रहा है। फिर कह रहा है, देखो सुन सुन, फिर कह रहा है सुन सुन घोर वर्ज हुंकार, बादल के अंग अंग में। मैं आपको करा रही हूँ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्लास 12th, विषय हिंदी, कविता बादल राग। देखिए बच्चों, बिजली की चमक रही है, बिजली क्या कर रही है? चमक रही है। सुन सुन बोल रहा है ना, सुन सुन घोर वर्षण हुंकार, इसमें लिखा है ना। इस लाइन का मैं अर्थ बता रही हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ सुन सुन घोर वर्जन हुंकार, सुन सुन जोर जोर से आवाज आ रही है, तेज घोर वर्जन, वर्ज की ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी आवाज आ रही है, हुंकार आ रही है, जैसे कि ब्रज, जैसे बिजली की चमक रही है। देखें बच्चों, यहाँ देखें, जब वो बिजली चमकती है तब बादल जोर जोर से गरजता है, तब क्या होता है? अशनिपात। आगे अगला स्टेंजा देखें, अशनिपात से शापित उन्नत। यहाँ देखें ऊपर, यहाँ देखें, ये देखो, यहाँ देखें बच्चों, ये मैं करा रही थी ना, ये वाला मैंने आपको पूरा करा दिया। देखो, फिर
फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। ये मैंने आपको करा दिया, है ना, है ना। हुंकार, हुंकार का अर्थ भी मैंने बता दिया आपको, है ना। हुंकार मतलब सारे संसार के लोग हृदय को थाम लेते हैं और थाम कर और विचार करते देखते हैं कि अब क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या बदलने वाला है। ठीक है। और इसमें जो है बच्चों, बिजली चमक रही है, ठीक है, बिजली चमक रही है। वो बिजली चमकती है तब तब बादल जोर जोर से गर्जना करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, हृदय थाम लेता संसार है और सुन सुन घोर वर्जन हुंकार। बिजली चमक रही है, जब वो बिजली चमकती है तो तब बादल जोर जोर से गर्जना करता है। तब क्या होता है, अशनिपात से शापित उन्नत शशत। देखो बच्चों, एक पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है, कौन है, बादल है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पेड़ जो जो शक्ति से भरे हुए हैं, वो उनको भी पूरी तरह से उखाड़ देगा, नष्ट। ये पूंजीपति वर्ग कैसे हैं, किस शक्तिशाली का प्रतीक है ये शक्तिशाली हैं। कैसे हैं बच्चों, शक्तिशाली हैं पूंजीपति वर्ग के लोग। और ये इनको उखाड़ना आसान नहीं है, लेकिन जब क्रांति होती है, जैसे बड़े बड़े पहाड़, पेड़ और क्या कहते हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है ना, उसी तरह से जब ये शोषित वर्ग जब क्रांति करेगा तो ये पूंजीपति वर्ग जो इतनी शक्ति लिए हुए हैं, इतना पैसा, धन दौलत, अरबों खरबों रुपए हैं इनके पास है, और इनका ये जो है, इनको उखड़ना तो आसान नहीं है, शक्तिशाली तो है ही ये लोग। तो लेकिन जब खून की क्रांति होगी, जब क्रांति होगी यानी आंधी तूफान आएगा, तो ये सब के सब उखड़ जाएंगे, अपने आप अपनी जगह से हिल जाएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ देखें, अशनिपात से शापित उन्नत शशत वीर, है ना, शत वीर। यहाँ देखिए बच्चों, इसका दूसरा अर्थ देखें। देखो, बिजली का गिरना, अशनिपात का अर्थ होता है बिजली का गिरना, और शापित, अचल मतलब पर्वत, ठीक है, अचल मतलब पर्वत। सारे देखें बच्चों, इसका अर्थ देखें, जब कभी बादलों से क्रांति का आह्वान करता है, तब बादल गरजते हैं, तब क्या होता है, बार बार फिर लौट कर बादल आते हैं और बरसते हैं। ठीक है, सारे संसार के लोग हृदय थाम लेते हैं और विचार करते हैं, देखते हैं कि अब क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या बदलने वाला है। ठीक है, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, दबा कुचला वर्ग, किसान वर्ग, उन्हें जिन्हें एक एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता, उनके लिए यह क्रांति कैसी है बच्चों, बहुत ही फायदेमंद है। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि अशनिपात से शापित उन्नत, यहाँ देखें, अशनिपात से, दूसरा सेकंड स्टैंजा, अशनिपात से शापित उन्नत शत वीर, शत शत वीर। इस लाइन का अर्थ देखें बच्चों, यानी कि बिजली के गिरने से, वज्रपात से, अनेक ऊंचे ऊंचे पहाड़ की तरह खड़े हुए, पेड़ की तरह खड़े, वो सब शत विशत हो जाएंगे, हैं वो शत विशत हो जाएंगे, अर्थात उनकी शक्ति है नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अर्थात टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, धरती पे वो मृत वीर की तरह पड़े होंगे, उनका शरीर अचल हो जाएगा, शत 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 विशत हत अचल शरीर, उनका शरीर जो है कैसा हो जाएगा, मृत के समान पड़े रहेंगे, पर्वत के समान वो है पड़े रहेंगे। ठीक है, धरती पर वो मृत वीर की तरह पड़े, उनका शरीर अचल हो जाएगा, है ना, अचल हो जाएगा। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुमार। क्या कहना चाहता है, उनका शरीर अचल हो जाएगा, उनका जीवन अर्थात समाप्त हो जाएगा, कोई कितना भी शक्तिशाली हो, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वो समाप्त हो जाएगा किससे, क्रांति से, है ना, क्योंकि क्रांति जब आएगी तो वो सब कुछ उखाड़ फेंक देगी। ठीक है, जैसे ही जब मजदूर वर्ग जो है, गरीब वर्ग, दबा कुचला वर्ग, है ना, क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि हे दुनिया के सब मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के सब गरीबों एक हो जाओ। जब तुम एक हो जाओगे तो तुमसे ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो है डर जाएंगे। ठीक है, और क्रांति करो, ये कहता है, ये उसका। तो उसी उसी को ध्यान में रखते हुए कवि ने, उसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए ये कविता की रचना की है। तब कवि क्या कहता है, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे पौधे लघुमार। कहता है कि कोई इस प्रकार के गगन को छूने वाले स्पर्शी,
कितने भी बड़े वीर हों, ये पूंजीपति वर्ग चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, वीर हों, जब क्रांति आती है तो ये धराशायी हो जाते हैं, ये समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसका लाभ शोषित वर्ग को मिलता है और उनके नष्ट होने पर इनको क्या कहते हैं, उनको उनके नष्ट होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये पूंजीपति वर्ग जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, इनके नष्ट होने से कोई तो तब क्या कहते हैं, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर हंसते छोटे पौधे लघुमार। क्या कहते हैं, उन नन्हे नन्हे पौधों की आशाएं, नन्हे नन्हे पौधे, पौधे से क्या मतलब है, जो वो गरीब वर्ग है, जो छोटे वर्ग है, जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनमें शक्ति आती है, शक्ति का संचार हो जाता है, ठीक है। और बड़े बड़े लोग जो धन क्या कहते हैं, रईस लोग हैं, वो क्रांति से क्या हो जाते हैं बच्चों, भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत होकर क्या होगा है, उन उनको क्या मिलेगी, उनको उनको क्या मिलेगी बच्चों, है उनकी जीत हो जाएगी, तो वो हंसेंगे, हंसेंगे, खुश होंगे। देखो, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव ये छोटे ही शोभा पाते। अब क्या कहता है, शस्य मतलब देखो हरियाली, है ना। जब क्रांति आती है, जब ऐसी स्पर्धा होती है तब क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे जो छोटे लोग हैं, जैसे कि गरीब मजदूर हैं, किसान किसान है, जिसको जिसको कि एक समय के लिए खाना नहीं मिल रहा, दबे कुचले लोग, जिनकी समाज में कोई मान सम्मान नहीं है, वो लोग क्या करेंगे बच्चों, जब क्रांति होती है तो क्या होता है, ये शस्य अपार, इनमें हरियाली हरियाली छा जाएगी, इनको जीवन मिल जाएगा, है ना, इनको जीवन मिल जाएगा और ये खिल जाएंगे और खिल के और हिल हिल कर क्या कहेंगे, देखें, देखिए बच्चों, यहाँ देखें क्या होगा, छोटे छोटे पौधे, कितनी भी बादल की गर्जना हो, है जिसका भार छोटा होता है, शस्य अपार यानी हरे 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 होते हैं, हरी हरी घास होती है ना छोटी छोटी जमीन पे, गर्भ में हरे हरे तरह से खिल जाएंगे, उनके हृदय में अपार सुख पहुंचेगा, वो खुश हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे, वो अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त करेंगे बच्चों, हिल हिल कर, खिल खिल कर, हाथ हिलाते हैं, क्रांति का आह्वान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे, बादलों को क्या कर रहे हैं बच्चों, पुकार रहे हैं। विप्लव रव मतलब क्रांति का सर्व स्वर जो है फूट गया है, क्रांति का बादलों को पुकार रहे हैं, ये छोटे शोभा पाते, और ये छोटे शोभा पाते, क्रांति के स्वर को ही विप्लव रव कहते हैं, ये लोग छोटे लोग ही शोभा पाते। और अब जो है जब क्रांति होगी तो ये छोटे लोग ही शोभा पाएंगे, है, ठीक है बच्चों, आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है, और क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आगे देखें बच्चों, आप इसको, और मैंने इसका एक्सप्लेन भी कर रखा है, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें बच्चों, इसका दूसरा देखें, है, देखें, यहाँ देखिए बच्चों, अटारी का नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता, सदा पंख पर ही होता, जब देखिए बच्चों, जल विप्लव प्लावन शूद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, सदा छलकता नीर। देखो बच्चों, इसमें इसमें अटारिका का क्या अर्थ है, जो बड़े बड़े भवन है ना, उनको अटारिका कह दिया कवि ने, है, और आतंक भवन है, अब वो जो क्रांति के डर से है अटारिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है, उनको क्या है, कवि कहता है जो ऊंचे ऊंचे भवन खड़े हैं, पूंजीपति, अटारी मतलब भवन, ये जो भवन खड़े हैं, ये जो पूंजीपतियों के भवन है, अटारिका मत कहो इन्हें, इन्हें भवन मत कहो, ये तो आतंक के भवन है, यहाँ तो आतंक है, ये पूंजी, यहाँ तो गरीबों के शोषण, मजदूरों का शोषण, दबे कुचले वर्ग का शोषण, किसान का शोषण, जिन्हें एक टाइम का खाना भी बहुत मुसीबत से नसीब होता है, ऐसा वर्ग, जिनके समाज में बच्चों दो ही वर्ग हैं, एक बहुत धनाढ़ वर्ग है जिसके पास अथाह पैसा है, और इतना पैसा है उनको हिसाब रखने के लिए भी अपने उनको उनको गिनने का भी समय नहीं है, पैसा करोड़ों अरबों रुपए है, मिलियंस है, तो वो उनके पास गिनने का भी समय नहीं, उसके लिए भी एक नौकर रखा हुआ है, किसी के पास तो इतना, और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, जो किसान है, जो मेहनती वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है शोषित वर्ग है, जिसका समाज में कोई मान सम्मान नहीं है ना, दूसरा वर्ग ये है, और और कोई दो चीज के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। देखें बच्चों, कभी ये कहना चाहता है, जिन्हें एक
समय का ऐसा वर्ग जिनके शोषण की यहाँ योजनाएं बनती हैं। इन अटारिका भवन पर क्या होता है, पूंजीपति लोग है उनके शोषण की कि उनसे मजदूरों से ज्यादा काम ले, ज्यादा से ज्यादा उनका उत्पादन बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा उनको उनके अकाउंट्स में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। मतलब अगर वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जैसे कि एक मजदूर कितने घंटे काम करेगा, है ना, मान लो 10 घंटे करता है या 20 घंटे करता है, और जब उसके शरीर से पूरा उसके, क्योंकि शरीर में मांस भी नहीं है ना, वो इतना कमजोर हो गया, उसकी मेहनत, उसका खून चूस रहे हैं, कौन चूस रहे हैं, पूंजीपति वर्ग चुन रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, नई नई तरकीब निकालते हैं। अटारिका नहीं रहे, ये आतंक के भवन है, इनके जो महल हैं वो आतंक के भवन है। वहां योजनाएं बनाई जाती है कि किस तरह से इसका इन इन गरीबों का और शोषण किया जाए। देखिए बच्चों, गरीबों के खून अर्थात जिस तरह से शोषण किया जाए, इस प्रकार से यहाँ मीटिंग होती है और ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किए जाने, लाभ कमाने के लिए वो अलग अलग तरकीबें बनाते रहते हैं। फिर यहाँ देखें, जल विप्लव प्लावन शूद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। जल विप्लव प्लावन, है ना, जल विप्लव, यहाँ देखें बच्चों, इसलिए कि सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, इसलिए ये देखे बच्चों, किस प्रकार से दूसरों का अधिकार समाप्त किया जाए, अतः ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री कंपनी, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बढ़ाया जाए, किस तरह इन लोगों को गधे की भांति काम कराकर ज्यादा से ज्यादा धन और मुनाफा कमाया जाए। ये सोच किसकी है, पूंजीपति वर्ग की सोच है। अब देखो बच्चों, अगला है, देखो इसलिए वे कीचड़ की तरह है ना, वो कीचड़ की तरह है समाज में, जिसे साफ करना जरूरी है। कौन, पूंजीपति वर्ग को साफ करना जरूरी है। और जब क्रांति होती है तब क्या होता है, बहुत घनघोर वर्षा होती है, सबसे पहले कीचड़ को ही ले जाती है साथ में, पूरा साफ कर देती है। ठीक है, अतः क्रांति होती है तब जल की मूसलाधार बारिश होती है और कीचड़ कीचड़ को बहा के ले जाती है। सबसे पहले जैसे बाढ़ आती है, जब बहाव, विप्लव मतलब बहाव आता है, तो सबसे पहले कीचड़ साफ होता है। इस प्रकार ये पूंजीपति समाज एक प्रकार का हमारे समाज पर धब्बा है। ये सबसे पहले साफ होंगे, पूंजीपति वर्ग नष्ट होंगे, क्रांति के समय पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और समाज जो है, जो कि समाज के लिए बहुत बड़े घातक हैं, ठीक है, जिनका उद्देश्य केवल और केवल अपना लाभ कमाना होता है उनका, है ना, तो ये जब समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, है शोषित वर्ग का राज होगा। वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से वो जिंदगी को जिएंगे। फिर गरीबी भूखमरी ये सब नहीं होगा। रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर है। रुष रुद्ध रुद्ध कोश, देखिए बच्चों, रुद्र कोश शुद्ध तोष, रुद्र कोश शुद्ध जो कवि कहता है, यहाँ देखें बच्चों, तो इसमें इसमें क्या है, वो हंस रहा है, कौन हंस रहा है, ठीक है, तो जब क्रांति होगी तो वो उनका जो वो खुश होंगे, कौन है, गरीब वर्ग, किसान और मजदूर वर्ग, है ना, जो श्रमिक किसान मजदूर होते हैं वो कमल के फूल की तरह होते हैं जिनमें की जो भले ही कीचड़ में होते हैं परंतु वो कमल के समान, फूल के समान होते हैं, जिनकी जड़ कीचड़ में होती है परंतु उनकी खूबसूरत पत्तियां उस कीचड़ को स्पर्श नहीं करती, अतः वे वैसे ही इस समाज में खड़े रहते हैं। उनसे जो है सदा ही पानी छलकता रहता है, अर्थात वे हमेशा समाज के लिए उपयोगी होते हैं। देखें बच्चों, आगे देखें, उनके द्वारा समाज में बड़े बड़े कार्यों में सहायता ली जाती है। परिश्रम करके इस धरती में से वो सोना निकालते हैं। अगर किसान ना होगा तो ये क्या खाएंगे, अनाज कैसे उगेगा, है, कारखाने, मिल, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े घर भवन किसके किसके सहारे बनाए जाएंगे अगर मजदूर वर्ग ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्ध कोश है शुद्ध तो, जैसे बचपन में कोई बालक होता है उसका शरीर कमजोर हो जाता है ना, उसे रोग हो जाते हैं, छोटी मोटी तकलीफें तो होती ही रहती हैं, परंतु वह बच्चा सुख दुख से अनभिज्ञ रहता है। वह कौन, सर्वहारा वर्ग, कोई रोग हो जाता है तो उसमें भी वह हंसता रहता है, अर्थात उस बच्चे के समान वह अपने सुख और दुख में निरंतर कार्यों में का संपादन करता है ना।
अगर वो बीमार भी होता है, मजदूर किसान कुछ भी होता है, तो वो अपना कार्य में लग्न रहता है, वह दुख व रोग में भी हंसता रहता है, अर्थात कार्य करता रहता है। अतः समाज का छोटा तबका हमेशा मुस्कुराता रहता है। रुद्र कोश शुद्ध तोष अंगना अंग से लिपटे भी धनी वर्जन गर्जन से बादल। इन पूंजीपतियों का खजाना क्या है, भरा हुआ है यहाँ पे देखो। रुद्र, रुद्र मतलब रुका हुआ, कोश मतलब खजाना, शुद्ध मतलब इनकी जो आत्मा है, तोष मतलब संतोष। इनका तो खजाना, किनका, पूंजीपति, पूंजीपतियों का खजाना बच्चों क्या है, भरा हुआ है। इनका बैंक करोड़ों अरबों रुपए उनमें भरा हुआ है। अर्थात गरीब मजदूरों का शोषण करके, दबे कुचले वर्गों का शोषण करके इन्होंने बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपए जो है कमा लिया है। शुद्ध तोष अर्थात उन पैसों से इनका मन अभी भरा नहीं है, इनको संतोष नहीं है। अंगना अंग से लिपटे भी, ये अपनी पत्नियों के साथ महलों में, बड़े बड़े भवनों में अंग से अंग लिपटे होने के बाद भी सुख इनको, इन अंग से अंग लिपटे होने के बाद भी बच्चों क्या है, इनको 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 जो है ये इनका इनको सुख की कामना करते हैं। सुख के साथ रहकर भी ये अपनी पत्नियों के आलिंगन में होकर भी भयभीत हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। अंग से अंग, अंगना अंग से लिपटे भी, ये अपनी पत्नियों के साथ लिपटे, बड़े बड़े भवनों में लिपटे होने के बाद भी, बड़े बड़े भवनों में सुख सुविधाएं, जहाँ की सब कुछ, धन दौलत सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी ये जो है भय से कांप रहे हैं, भयभीत है क्रांति के कारण। आतंक अंग पर कांप रहे, आतंक अंक पर इनके जो है कांप रहे हैं, इनके अंग क्रांति के भय से कांप रहे हैं। ये महल अटार क्या, ऊंचे ऊंचे बंगले, कोठी, कार, नौकर चाकर, ये सब वैभव, ये इन्हें सुख नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है बच्चों, देखें, इन्हें ये सुख नहीं पहुंचा रहा है। और इसके बाद देखिए बच्चों, धनी वर्जन गर्जन के बादल, हे बादल नयन। अब जो है ये तुम्हारी गर्जना से धनी लोग, अटारिकाएं अर्थात उनके आकाश को छूते हुए, इनके महल जो हैं आकाश को छू रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, कोठी हैं। और ये बिजली रूपी गर्जन से, जब बादल गरजते हैं तो ये बिजली रूपी गर्जन से क्या हो रहा है बच्चे, ये कांप रहे हैं, भय से कांप रहे हैं। ठीक है बच्चों, और जब भय से कांप रहे हैं तो इनकी आंखों में डर है, और अपने मुंह को क्या करते हैं, ये छिपा लेते हैं। देखिए लास्ट, जीर्ण, जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर, जीर्ण मतलब कमजोर बाजू, बाहु, बाहु मतलब, और शीर्ण शरीर, शरीर इनका दुबला होगा, तुझे बुलाता कृषक अधीर। और कृषक जो है, किसान जो है, ए विप्लव के वीर हैं। बोल, जब कीर्ति आती है, क्रांति आती है, तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग, कौन, पूंजीपति लोग, जिनके महल जो है धराशायी हो जाते हैं क्रांति द्वारा समाज में परी, वह किसान गरीब, जिसकी भुजाएं कमजोर हो गए, जिसका शरीर कमजोर हो गया मेहनत करते करते, और बादल, वह किसान तुझे आशा भरी दृष्टि से बुला रहे हैं। हे क्रांति के वीर, तुझे बुला रहे हैं। चूस लिया उसका सारा, हाड़ मास दी है आधार, ए जीवन के पालावार। मतलब पूंजीपतियों ने उस गरीब मजदूर कृषक दबा कुचला वर्ग श्रम का कारागार है, करा करा कर उसका, उससे मेहनत, श्रम मतलब परिश्रम कर करके उसके शरीर का सारा हाड़ मांस और खून जो है चूस लिया है ना। और इस जीवन को पार लगाने वाले वीर, वीर मतलब कौन, बादल, इन गरीबों मजदूरों आशाएं, मजदूर जो है तुम्हारी तरफ आशा, बादल को जो है आशा भरी दृष्टि से वो देख रहे हैं। बच्चों, इसके बाद जो है आपका ये क्या कहते हैं, निराला जो है, महाकवि निराला जो है समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। आप इसको फिर से एक बारी अच्छे से रीडिंग कर लें इसको, है, इसीलिए मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, और आप इसको अच्छे से लिख लें और याद करें, है ना। वीडियो को काफी बार सुने, थोड़ा सा कठिन पाठ है। ठीक है, और ये वीर, वीर रस से ओत प्रोत कविता है। ठीक है, वीर रस इसमें है। और क्या कहते हैं, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और ये महाकवि निराला को आपने खूब अच्छे से देखना है, पढ़ना है, इसको वीडियो को बार बार सुनना है। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसके लिए सरस्वती दत्त करके चैनल है, उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किसी गरीब ज़रूरतमंद बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है,
और उसके पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। और मैं बता रही हूँ इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना, पांच पांच या 5-6 क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें से कम 5 नंबर का मेरे ख्याल से है, ये 5 या 6 नंबर का आएगा प्रश्न। और तुम्हें हर हाल में इसको महाकवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अच्छे से याद करना है, कॉपी पे लिखना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।